देखो आर्टिकल शुरू करना था, बहुत सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं, जितना मैंने आपको पढ़ाया है लास्ट 2 क्लासेस में, उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने भेजा ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे आपके। ठीक है, अब आर्टिकल्स का शुरू करते हैं हम लोग, है ना। जो लोग नए हैं वो भी नोट्स बनाते रहना, और जो लोग, क्या हो गया इसको, देखो सुनो, समझाना ना बार बार अच्छा नहीं लगता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जीएस की क्लास में नहीं आते हैं, मुझे भी जीएस नहीं पसंद थी, आज जीएस मुझे बहुत फुल पसंद है। सबसे ज्यादा मुझे क्या पसंद है, जीएस। आप कभी देखना, आज सुबह से यूट्यूब पे जितने लेक्चर अपलोड हुए इसमें इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर देखना आप मेरा एक, जिसमें पहली क्लास लिखी हो, क्लास 1 करके इंडियन ज्योग्राफी होगा, जिसमें मैंने थंबनेल भी लगा रखा है एक। आप वो देखना, 1 घंटे की वीडियो, आपको इंटरेस्ट ज्योग्राफी में क्रिएट हो जाएगा, पक्की बात है। लेकिन वही है ना, हमें तो टाइम पे तो इंटरेस्ट आया नहीं, अब इंटरेस्ट आके क्या फायदा। उसी प्रकार से भाई आप यहाँ पे इसलिए नहीं बैठो कि मेरे को किस में इंटरेस्ट आ रहा है या किस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आपका कोई मैटर ऑफ चॉइस तो है ही नहीं, आपको सारा कुछ ही पढ़ना है कामयाब होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं कि जो इंटरेस्ट अच्छा लग रहा है वो पढ़ेंगे, जो अच्छा नहीं लग रहा है वो, तो फिर सिलेक्शन आपके हिसाब से नहीं होगा। फिर बैठे रहोगे, और जब तक चारों सब्जेक्ट में निपुण नहीं हो जाते, एक्सपर्ट नहीं हो जाते, तब तक आगे बढ़ना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, ये आज के हालात हैं, क्योंकि आपके मेंस में भी अब क्या है, चारों सब्जेक्ट ही हैं। चाहे वो किसी का भी आप मेंस का एग्जाम दो, चाहे सीजीएल का मेंस दो या कोई और दो, सीपीओ को छोड़ करके सब में ही चारों सब्जेक्ट आने हैं। सीजीएल के मेंस में भी आना है, सीएचएसएल में भी मेंस में आना है, तो वो चीज़ है। तो आपको जीएस, अब मेरे टाइम पे तो मेंस में इंग्लिश और मैथ्स होती थी सिर्फ, इसलिए हम जीएस पढ़ते ही नहीं थे। ठीक है ना, वो कहानी है। हमारा जो मेंस का पेपर होता था ना, उसमें सीजल का, उसमें 200 नंबर का प्री होता था और 400 नंबर का मेंस होता था। ये जो 400 का मेंस होता था ना, 200 की मैथ्स 200 की इंग्लिश, और ये जो 200 का होता था इसमें भी 50 की मैथ्स और 50 की इंग्लिश, है ना। तो भाई मैं अगर 600 नंबर की तैयारी करूंगा तो 400 और 500 की तो वैसी तैयारी होगी, तो मैं जीएस क्यों पढ़ू, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ के काम चला ले तो अपना, वो जो कहानी थी। लेकिन अब कहानी ऐसी नहीं है, अब तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मेंस में भी इंग्लिश और जीएस है। ठीक है, सब कुछ है। आज शुरू शुरू करते हैं हम लोग आर्टिकल। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे संविधान में टोटल 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना। 22 भाग हैं, 22 पार्ट्स हैं, ठीक है, और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। पहले स्टार्टिंग में 9 था, अब 12 हो गया। सॉरी 8 था स्टार्टिंग में, बाद में 12 हो गया, 3 ऐड हो गई। ठीक है, ये जो आर्टिकल्स है ना, ये भी कहीं कहीं पे आपको ज्यादा मिलेगा। जब आप ब्लैक बुक उठाओगे उसमें कुछ आर्टिकल ज्यादा मिल सकते हैं, वो आपको ऐड कर लेना। जैसे जब अब अभी आर्टिकल का टॉपिक हमने शुरू किया है, अब मैं आपको आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, देखो ध्यान सुनना, ये हम वैसे चर्चा तो कर चुके हैं शायद। हाँ जी, बोलिए।
कोई भी देश का संविधान लिखा जाता है जब, तो ध्यान रखना सबसे पहले किसका निर्धारण होता है? सबसे पहले जमीन का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है? जमीन का। तो हमने भाग 1 में पार्ट 1 में गए, थोड़ी बहुत तो हिंदी चलेगी ना, और थोड़ी बहुत अंग्रेजी चलेगी ना, ठीक है ना, चलनी भी चाहिए थोड़ी बहुत अंग्रेजी, ठीक है। ध्यान सुना, भाग 1 में हमने जमीन का निर्धारण किया, कौन से आर्टिकल तक? आर्टिकल 1 to 4 में जमीन मिल गई, क्योंकि कोई भी देश बिना जमीन के तो देश घोषित हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। उसके बाद बात आते हैं भाग 2 की, बात करते हैं। भाग 2 में हमने क्या दिया? नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप दी। यहां का नागरिक कौन होगा? हम हर किसी को थोड़ी शामिल कर लेंगे, ठीक है। भाग 3 में हमने कहा कि देखो, जिसको नागरिकता दी हमने पार्ट 3 में, उसको हमने कहा आपके कुछ अधिकार, इस देश का जो नागरिक होगा उसको कुछ फायदे मिलेंगे, उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे, वो मिलने ही मिलने हैं। तो आर्टिकल 3 में क्या बोला हमने? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। फिर भाग 4 में, अच्छा अब ध्यान सुना, सरकार ने जमीन भी दी, सरकार ने नागरिकता भी दी, सरकार ने मौलिक अधिकार भी दिए। अब भाग 4 में सरकार ने आपको डीपीएसपी दे रही है। क्या दे रही है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। इसका क्या मतलब है? राज्य सरकार कोशिश करेगा आपको अच्छी जमीन मिले, सॉरी आपको अच्छी सड़कें मिले, अच्छा हॉस्पिटल मिले, अच्छा कॉलेज मिले, फ्री बिजली मिले, फ्री पानी मिले, मिल रहा है ना। लेकिन अगर पानी की बोतल लेके दे देना, कसम पानी, अरे यहाँ है, 1 मिनट गया, देना, पीछे पास कर देना, बरदाना भाई इसको। हाँ मैं क्या कह रहा था, ये राज्य कोशिश करेगा कि क्या मिले? अच्छा आपको सुविधाएं मिले, राज्य कोशिश करेगा। लेकिन जो कोशिश करता है, अगर वो कोशिश में विफल हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको क्या करोगे? फांसी पे चढ़ा दोगे। क्योंकि दिल्ली वाले तो कोशिश करके आपको फ्री बिजली पानी दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान वाले तो नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी राज्य नहीं दे पा रहा है, समझ पा रहे हो आप लोग। तो उसके लिए वो नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो डीपीएसपी की चर्चा किसमें हुई हमारी? ये भी सरकार दे ही रही है। अब इतना कुछ देने के बाद सरकार ने लेना शुरू किया कि भाई तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य है ना। तो हमने कहा कि भाई इतना कर देना कि भारतीय झंडे का रिस्पेक्ट कर लेना थोड़ी सी, है ना। कभी पीवीआर में अगर सॉन्ग बज रहा हो राष्ट्रीय गान का, शुरू होने से पहले तो खड़े हो जाना, बदतमीजी की तरह बैठे ना रहना, पहली बात। दूसरी बात ये, महात्मा गांधी को गाली ना देना, है ना, ठीक है। अगर 2 अक्टूबर है तो खाली लाल बहादुर शास्त्री की फोटो अपलोड कर रहे हो स्टेटस पे, महात्मा गांधी की नहीं कर रहे हो, बहुत अत्याचार है। इस बार मैं नोट डाउन कर रहा था, जितने लोग हैं सबके सब लाल बहादुर शास्त्री की फोटो अपलोड कर रहे थे। महात्मा गांधी से प्रॉब्लम क्या लोगों को मुझे समझ। अच्छा, महात्मा गांधी एक ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हैं, कोई इनको पसंद ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। SC/ST कम्युनिटी के लोग भी, SC/ST कम्युनिटी के लोग पसंद नहीं कर रहे, मुस्लिम पसंद नहीं कर रहे, हिंदू उनको पसंद करते नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अब चलो मुझे तो लगता है आने वाले समय में कुछ, अगर ये जनरेशन आगे बढ़ेगी, पॉलिटिक्स में जाएगी, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपिता का दर्जा उनका खतरे में लग रहा है मुझे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो ये हो गया हमारे पास। तो भाग 4 क में हमने क्या रखा? 4A में क्या रखा हमने? राज्य के नीति निर्देशक, सॉरी ये मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। तो ये सिस्टमैटिक वे में चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जमीन के बारे में पढ़ने वाला आर्टिकल 1 to 4, है ना भाई। तो आर्टिकल 1 में हेडिंग लिख लो आप लोग, आर्टिकल 1 की शुरू करते हैं हम जहां। यस, देखो सर, हाँ जी, आज के नहीं थे तो इसमें बहुत कुछ चीजें हैं इसमें, ठीक है ना। आर्टिकल 36 to 51 इसमें है। न्याय फ्री, अगर मान लो चलो मैंने कोई क्राइम किया है, कसाब, मान लो मैं कसाब ही हूँ 1 मिनट के लिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। या चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, चलो मैंने मान लो क्राइम किया है, ठीक है ना भाई, बातें नहीं करो प्लीज। मैंने कोई क्राइम किया है और मुझे कोर्ट में ले जाते हैं, है ना। जज साहब पूछेंगे, चाहे मैंने कितना भी हीनियस क्राइम किया, मुझसे पूछा जाएगा वकील है कि दूं। तो फ्री में विधि शिक्षा का, फ्री में ये जो विधि दी जा रही है ना, विधि की सहायता, लॉ की सहायता, फ्री में वकील, ये डीपीएसपी का काम है, राज्य का काम है कि वो आपको क्या करे, फ्री में वकील प्रोवाइड। इसका कारण क्या है? क्योंकि न्यायालय इस प्रोसेस में काम करता है कि वो नहीं चाहता कि एक बेगुनाह को फांसी हो जाए, भले ही 1000 गुनहगार छूट जाए, सो कोई मैटर, लेकिन एक बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए। ये कारण होता है कि हम सबको ही फ्री में क्या देते हैं? वकील देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले आर्टिकल 1 के बारे में बता रहा था, ये लिख लो आप लोग सबसे पहले। अब देखो 395 आर्टिकल है, लेकिन हमें सारे नहीं करने, क्योंकि हमें दूसरा संविधान तो लिखना नहीं है, ठीक है ना। एक तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, हमें मेन आर्टिकल करना है जो काम के, जो फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा, कोई पूछे आपसे कि भारत के कितने नाम है संविधान में? तो 2 नाम है गाइस,
भारत और, लेकिन आपने सुना था लास्ट ईयर या शायद इसी ईयर की बात है, भारतवर्ष या कुछ ऐसा करके नाम आगे आ रहा था इंडिया का। हो सकता है कि आने वाले टाइम में नाम चेंज हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो आर्टिकल 1 में चेंज करना पड़ेगा, है ना, और भी एक दो आर्टिकल में चेंज करना पड़ेगा इसका नाम। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ। अब सुनना, ये दिखने में आपको लग रहा है सर इससे क्या सवाल बन सकता है, भाई देश का संविधान है अपना और उसका पहला आर्टिकल कम से कम पूरा तो याद होना चाहिए। तो कोई पूछा तो चौड़े में कहते हैं ना भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, और भारत के कितने नाम है यहाँ पे, भारत और इंडिया। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखें। लेकिन यहां से सवाल पूछा जाता है इस पॉइंट से, क्या पूछा जाता है, राज्यों का संघ का क्या मतलब है। राज्यों का संघ का मतलब होता है यूनियन ऑफ स्टेट। इसका क्या मतलब है, मतलब भाई जब देश आजाद हुआ था तो आपको पता भारत में कितने राज्य थे, 14 राज्य थे। ठीक है ना, वो 543 के बाद। और अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 यूटीज हैं, टोटल 36 हो गए। कल को ये 2800 भी हो जाएंगे तो भी ये अलग नहीं हो सकते भारत से। ठीक है ना, ऐसा कोई देश बताओ आप लोग जो आजादी के बाद अलग देश बन गया हो भारत से सेपरेट होकर के। बांग्लादेश तो अलग ही था ना, वो तो पाकिस्तान के साथ ही चला गया। उसके बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, संविधान तो उसके बाद लिखा गया हमने। बांग्लादेश सर पाकिस्तान, देखो सुनो 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 सुनो, जिन्ना जी ने ना दो पाकिस्तान, जिन्ना ने जो पाकिस्तान मांगा था ना, उसने कहा था मुझे यहां पाकिस्तान चाहिए और मुझे यहां पाकिस्तान चाहिए। ऐसे देश कौन मांगता है बोला, लेकिन फिर भी चलो मांग लिया उसने। लेकिन उसने ये भी कहा था कि मुझे यहां पे सड़क भी चाहिए एक 20 किलोमीटर लंबी चौड़ी, जो कि हमने नहीं पूरी की। ठीक है, तो उसने दो देश मांगे। अब इंडिया और पाकिस्तान का जब कॉन्फ्लिक्ट होता था सर, तो इनको यहां से जाना पड़ता था ऐसे। ठीक है ना, और जो जैसे मैंने आपको ये तो बताया था मैंने लास्ट क्लास में, ये जो पाकिस्तानी है ये बांग्लादेशी को उतना तवज्जो नहीं देते थे। तो अभी जो शेख हसीना के फादर थे जो वो जीत के गए तो उसको अरेस्ट कर लिया, और पाकिस्तान की आर्मी ने घुस के यहाँ पे बहुत ज्यादा उपद्रव किया, तो इंडिया ने यहाँ पे क्या किया, घुस करके इसको फ्री कराया। ये ऑलरेडी उनका साथ ही था, ये हमारे साथ तो था ही नहीं कभी। तो कोई ऐसा देश नहीं है भारत का जो अलग होकर के नया देश बनाया आफ्टर इंडिपेंडेंस। उन दोनों को छोड़ते हो तो जा चुके थे ऑलरेडी, समझ पा रहे आप लोग। और कोई देश बन भी नहीं सकता भले ही वो कितने भी बगावत करता रहे। हाँ, लेकिन बगावत कर सकता है, तन करता है, खालिस्तान बनाना उनको का तमिलनाडु करता है। महाराष्ट्र वालों में जाओ, जय महाराष्ट्र जय मराठा, उनका अलग ही चलता है। सही में मजा मराठी से मिलना कभी आप, वो भारत जय हिंदुस्तान भारत भारत कुछ नहीं बोलता, जय महाराष्ट्र, उनको अलग ही देश चाहिए अपना एक। तो ध्यान रखना, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम का कि बताओ कि ऐसा देश जहां पे यूनियन ऑफ, मतलब दुनिया में और भी तो देश होंगे जो यूनियन ऑफ स्टेट्स होंगे, कोई पहली बात थोड़ी है। लेकिन ध्यान रखना, जिन देशों में ये वर्ड लगा हुआ ना यूनियन ऑफ स्टेट, समझ लेना वहां पे सेपरेशन का खतरा रहता है। हो नहीं सकते अलग, लेकिन खतरा बना रहेगा कि कब पता नहीं कौन सा बगावत कर दे। जैसे कि आपने भारत का मैप तो देखा है ना, कुछ कुछ ऐसा होता है इस प्रकार का। यहाँ पे ऐसे बहुत ही पतला सा एक रास्ता जो जाता है ना, जाता है ना। चलो मैं आपको दिखा ही देता हूं। ध्यान देखना आप लोग यहाँ पे, ये जो रास्ता देख रहे हो आप लोग ना, इसको चिकन नेक कहते हैं। जो भारत के दुश्मन है क्या कहते हैं इसको, चिकन नेक। क्यों कहते हैं चिकन नेक, क्योंकि इसको पकड़ लेंगे तो ये रास्ता कट जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश चला जाएगा। समझ पा रहे हो लोग, इतना सा रास्ता है ये। ठीक है, तो सेपरेशन का खतरा हमें हमेशा रहता है। किस प्रकार के देशों में, जहां पे लिखा क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ, समझ में आई बात आपको, ये प्रॉब्लम है इसकी। लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं है ऐसा। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ जाए। अब आते हैं आर्टिकल 2 पे, 2 लिखा भी है, हाँ आर्टिकल 2। देखो आर्टिकल 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ना दो प्रकार की पावर्स हैं। कौन कौन सी दो प्रकार की पावर्स हैं, पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन, किसी नए राज्य को केंद्र सरकार में मिला ले, केंद्र सरकार में, जैसे जम्मू कश्मीर को मिला लिया, है ना। तो ऐसे किसी भी, जैसे मान के चलो कल को यूपी के किसी राज्य को या किसी एरिया को यूनियन टेरिटरी बना ले, यूनियन का तो यही होता है। ठीक है ना, या फिर नए राज्यों के स्थापित करने की, कोई नया राज्य स्टैब्लिश कर दे। आपने सुना अभी न्यूज, रिसेंट में न्यूज की यूपी को डिवाइड कर रहे हैं, सुना है न्यूज आप लोगों ने। आगरा वाला जो ये वेस्टर्न यूपी का जो इलाका है, आगरा बेल्ट वगैरह, इसको अलग करके नया राज्य घोषित कर देंगे। कौन कर सकता है ऐसा, कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 2। ठीक है, तो लिख लो आप इसको, पार्लियामेंट कैन स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स और एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन गवर्नमेंट।
मुझे तो लगता है कि महात्मा गांधी अगर चुनाव लड़े ना आज की डेट में, जीतना मुश्किल है, उनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। मैं जब्त हो जाएगी, मुझे लग रहा है जब्त हो जाएगी भाई। जो कट्टर वाले हिंदू नहीं है जो लगाते हैं स्टेटस वगैरह तगड़े वाले, वो तो वोट नहीं देंगे। और मैंने कहा ना, लगभग हर कम्युनिटी इनको वोट नहीं देने वाली है, ऐसा सीन लग रहा है। हाँ एक, हाँ हाँ, जो देशभक्त है वो इसमें गंजा नहीं, बहुत कुछ बोल देते हैं, बोलना है मत प्लीज। हाँ, आगे बढ़ जाए, हो गया तो ये हो गया। अच्छा, इसी आर्टिकल के थ्रू गाइस हमने सिक्किम को जो है ना, सुनो, इसी आर्टिकल के थ्रू हमने सिक्किम को 36 अमेंडमेंट 1975 के द्वारा भारत संघ यानी कि यूटीएन में शामिल किया था, यूटी में, स्टेट में। अब तो सिक्किम क्या है, स्टेट है, वापस उसको भेज दिया स्टेट में, लेकिन पहले क्या था वो, सिक्किम यूनियन टेरिटरी था। 36 अमेंडमेंट 1975। अभी आप लोगों ने रेलवे वाला फॉर्म भरा होगा शायद, है ना, उसमें आता है ना, कैंडिडेट मस्ट बी द सब्जेक्ट, कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, और इधर द सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, सिक्किम, ऐसा लिखा आता है। हो गया, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, डन। गाइस ये थर्ड आर्टिकल नहीं है, मतलब सेकंड का ही पार्ट, एक पॉइंट है जो मैंने लिखवा दिया है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। अच्छा देखो, आर्टिकल थर्ड क्या कहता है, भारत की संसद को यह शक्ति देता है। आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, क्या कहता है ये, कि पार्लियामेंट चाहे तो क्या कर सकती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स कर सकती है, नए राज्य बना सकती है, या जो करंट के जो राज्य हैं, वर्तमान में जो राज्य हैं, उनकी सीमाओं को क्या कर सकती है, वो तोड़ करके अलग कर सकती है। जैसे कि CUJ गाइज, सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 3 राज्य बने थे। छत्तीसगढ़ किसको तोड़ के बना, MP को। उत्तराखंड किसको तोड़ के बना, UP को, यानी ये पूरा यूपी उत्तराखंड तक आता था। और झारखंड किसको तोड़ के बना है, बिहार को, है ना। तो वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, सीमाओं में और नामों में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है ना। अभी जब चर्चा कर रहे थे हम लोग कि देखो, पहले ये देखो, यहाँ पे ये जो ब्लैंक सा दिख रहा है, यहाँ पे ये ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे देश है। कौन सा देश है, बांग्लादेश है। ये ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे एरिया है, ठीक है ना। अब बांग्लादेश का ये ईस्ट वाला है, तो ईस्ट बांग्लादेश, और हमारे पास क्या बच गया, तो हम वेस्ट बंगाल कह रहे हैं। लेकिन एक बात बता, जब वो नया देश हो तो हम इसको वेस्ट बंगाल क्यों कह रहे हैं, तो ममता बनर्जी ने ऑब्जेक्शन किया है। तो ममता बनर्जी जब वहां की जो विधानसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, कहाँ की, वेस्ट बंगाल की, वहां पे बिल रिकमेंड करेंगी संसद को, तो संसद आर्टिकल 3 में क्या करेगा, उसका नाम चेंज करेगा। और हो सकता है कि आने वाला टाइम में आप लोगों को इसका नाम जो है, वेस्ट बंगाल का असम का असम हो गया, मद्रास का चेन्नई हो गया, बंबई का मुंबई हो गया, समझ पर, है ना। केरला का केरला रिसेंट में हुआ नहीं, हाँ केरला में हो गया है, ठीक है। लिख लो आप लोग उसको, थर्ड आर्टिकल। ये तो स्टेट का काम है, ये तो स्टेट के अंदर ही आ जाता है, पूरे स्टेट का बदलना हो। हालांकि जब नाम चेंज होता है ना गाइस, तो पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है। जैसे आप लोग राज्य, वो तो स्टेट का ना, वो तो प्रयागराज तो, दूसरे में क्या है, ये ना यूनियन टेरिटरी के रिगार्डिंग है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी के ही रिगार्डिंग है। लेकिन ये तो वैसे अलग से फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स है। अब इतना डिप्थ में जाके देखना पड़ेगा वो तो। इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल फर्स्ट। लेकिन हो सकता है एक बार PYQ देखना, क्या पता सेकंड और थर्ड के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछो, मैं नहीं कह सकता। लेकिन आर्टिकल 1 के बारे में तो 50 बार पूछा है। आपसे कोई पूछ लेना कि भाई संविधान क्या है, एक शब्द में कोई पूछ ले क्या है, तो हमारे देश की सबसे बड़ी लॉ बुक है, सबसे बड़ी लॉ बुक है, मतलब कि सबसे बड़ी विधि की किताब है। और ध्यान रखना, ये एक जीवंत डॉक्यूमेंट है, मतलब जिंदा है ये, इसको जिंदा माना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसकी डेफिनेशंस, इसके जो व्याख्या वगैरह, ये सब चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसको लाइव डॉक्यूमेंट माना जाता है, लाइव डॉक्यूमेंट प्रूफ माना जाता है।
हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट की बात करते हैं। आर्टिकल 4 नहीं रखा मैंने, ठीक है। वैसे आर्टिकल 4 क्या है भाई? आर्टिकल 4 ये है कि अगर इंडिया ने कल को मान के चलो वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे अटैक कर दिया अगर, तो वहां के नागरिक अपने आप ही वहां का जो राज्य एरिया किसमें शामिल हो जाएगा, हमारे उसमें शामिल हो जाएगा, हमारे एरिया में शामिल हो जाएगा, टेरिटरी में। वो भी टेरिटरी से रिलेटेड ही है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या बचता है हमारे पास? सिटीजनशिप पे आते हैं। ये कौन से पार्ट में है गाइस? ये भाग भाग 2 में, पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 है ये गाइस, आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। तो मैंने कहा जमीन का निर्धारण तो हो गया, अब किसका निर्धारण होगा? नागरिकता का, ठीक है। तो ये लिखा हुआ मैंने, ये भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भाई भारत में ना सिंगल सिटीजनशिप है गाइस। अगर आपने भारत के अलावा किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ले रखी है तो आपकी भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। लेकिन जब विजय माल्या लेके भागा यहां से पैसा, तो पता चला उसने तो 1990 से ही इंग्लैंड की नागरिकता ले रखी है, ठीक है। मतलब उसने हाइड कर रखी थी, छुपा रखी थी, किसी को पता ही नहीं है, 1990 से ही, ठीक है। वहां तभी तो वहां पे सेफ है। अगर कल को हम उसको पकड़ के लाएंगे, नागरिकता का मतलब क्या? आपको कोई यहां से ले नहीं जा सकता बाहर, सरकार लड़ेगी, कोर्ट लड़ेगा आपके फेवर में। इसलिए हम विजय माल्या को यहाँ पे नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि वो वहां का नागरिक है और वहां की सरकार का मॉरल ऑब्लिगेशन कि वो उसको रोके, पकड़े, बचाए उसको, वो चाहे जो भी करके आया उससे मैटर नहीं करता। ये कहानी है। इसीलिए जब मोदी जी कहीं जाते हैं ना, कोई भी प्रधानमंत्री कहीं जाता है, तो इनके बीच में एमओयू जो साइन होते हैं, तो इसमें एक आता प्रत्यार्पण संधि, मतलब कि अगर हमारा कोई क्रिमिनल तुम्हारे यहाँ आ गया तो तुम उसको भेजो, तुम्हारा कोई क्रिमिनल यहाँ आ गया तो हम तुमको दे देंगे। इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं इनके बीच में, ठीक है। तो भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग। हाँ हाँ, फ्रॉड करके भागा था, हाँ, इसे नहीं ला पा रहे हैं हम, ठीक है। नागरिकता होती भी ना भाई तो भी नहीं ला पाते, क्योंकि ऐसे नहीं ला सकते। याद करो, अभी एक बहुत बड़े खालिस्तानी की हत्या कनाडा में हुई थी कुछ दिन पहले। ऐसा कहते हैं कि जो तिहाड़ जेल में, वो कौन सा है यार, वो उसने हत्या की थी। और कनाडा की सरकार ने अपनी पार्लियामेंट में बोल दिया कि भारत सरकार ने इसकी हत्या की है। पार्लियामेंट में बोल दिया, मतलब बहुत बड़ी बात है कनाडा ने। और उन्होंने हमारा जो राजदूत है कनाडा में, उसको उन्होंने क्या कर दिया? वापस भेज दिया। तो भाई हमने इनके राजदूत को तलब कर लिया और इनको भी कहा कि अब 48 घंटे में यहां से क्या करो, निकलो यहां से। राजदूत पे हमला नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में। हमारी पाकिस्तान से लड़ाई भी हो जाती है ना, तो भी एम्बेसी रोड गए हो ना आप लोग दिल्ली में, देखा ना यूएस की एम्बेसी कितनी बढ़िया बढ़िया बना रखी है। कभी देखना, यूएस की एम्बेसी एकदम एक नंबर है। किसी भी स्थिति में हमारी किसी भी देश से कितनी भी लड़ाई हो जाए, हम उसकी एम्बेसी पे हमला नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। हमारी सुरक्षा करना हमें पड़ेगा उसको, बल्कि तो अगर हमला करता है तो, ठीक है। ये कहानी है। आगे बढ़ जाए तो देखो, भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। कोई भी नागरिकता दूसरे देश की लगा तो भारत की नागरिकता खत्म है, ठीक है। एक चीज और, दूसरी बात, यहाँ पे कई सारे राज्य हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन सबके लिए हमारे पास सिंगल ही है सिटीजनशिप। हमें दूसरे राज्य में जाने के लिए दूसरी नागरिकता की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक बात और, दुनिया में एकमात्र देश ऐसा भी है गाइस जो ये कहता है कि मेरा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेरे देश का नागरिक है, ठीक है ना। और वो देश है वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा शहर, ठीक है ना। वेटिकन सिटी क्या है? दुनिया का सबसे छोटा, मंगोल से भी छोटा है, ठीक है ना। और वहां पे रहता कौन है? लेकिन वहां पे रहता है जो अंग्रेजों के जो पोप होते हैं ना, पोप फ्रांसिस, और ये वो जो उनके मुख्य पादरी होते हैं चर्च वगैरह के, उसको पोप कहते हैं। तो वो रहते हैं और सारे वही रहते हैं वेटिकन सिटी में, है ना। वो तो अमेरिका की नागरिकता कहते हैं कि वो हम उसको नागरिकता देंगे भाई, जो अमीन, हाँ बच्चे को ही मिलेगी। तो वो तो इंडिया में भी है भाई, जन्म से नागरिकता है यहाँ पे। अगर जन्म होती है ना किसी का तो नागरिकता है यहाँ पे, ठीक है ना। कई सारे रीजन है, खैर वो छोड़ दो, आप आगे की बात करते हैं हम लोग। वो तो छोड़ो तुम, ये भी रूल था कि अमेरिका में अगर हवा में होता है, हवाई जहाज में अगर होता है तो भी अमेरिका की नागरिकता है, ठीक है। काम की बात करते हैं, सुना आप लोग, प्लीज बातें नहीं करो। मैं कह रहा था वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा शहर है। सवाल ये भी आता है, दूसरे सवाल ये आता है कि अच्छा आपको पता है, जैसे हमारे में, भाई बातें नहीं करो प्लीज, मेरा ध्यान वहां पे चला जाता है, ठीक है। दूसरा सवाल ये कि अंग्रेज जो है ना, अपने संत की जो उपाधि देते हैं, मदर टेरेसा की उपाधि अभी 2019 में मिली है। भारत में तो थी ना नर्स मदर टेरेसा,
तो उसमें कहाँ मिली वो? वेटिकन सिटी की में ही मिलती है। कौन कौन गया था? मिस्टर केजरीवाल गए थे, कुमार विश्वास गए थे और भी बड़े बड़े लोग गए थे, ठीक है ना, अभी हाल फिलहाल में। तो वो जो अंग्रेज आपस में जो संत की उपाधि देते हैं वो कहाँ पे देते हैं? वेटिकन सिटी में ही दिया जाता है। हमारे यहाँ पे अलग प्रोसेस है, उनका अलग प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन अब देखो, जैसे मैं भी वेटिकन सिटी का नागरिक हूं, लेकिन उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही नहीं, समझ रहे हो? तो उसमें कोई ज्यादा लॉजिकल बात है नहीं। तो एकल नागरिकता हो गया, ठीक है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नागरिकता का प्रावधान नहीं है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे रहने दो। ये लिख लो आप लोग, सिंगल सिटीजनशिप है। There is a provision of single citizenship. आ जाना सर, कोई बात। वैसे तो कल रीजनिंग है, बट आप आ जाना। आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा गाइस, अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। कहने का मतलब क्या है? क्या वो दो देशों की नागरिकता ले सकते हैं? एक्चुअली में ना, आपको पता है, अभी हमने पढ़ा कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, ठीक है ना। लेकिन अमेरिका एक बड़ा ही विचित्र देश है गाइस। अमेरिका 50 देशों से मिलकर बना है, ये चर्चा हमने की थी शायद। 50 देशों से, राज्यों की बात नहीं कर रहा मैं, 50 देशों से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो वो, उनका हिसाब किताब अलग है, हमारा हिसाब किताब अलग है। अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति किसी और देश की भी नागरिकता ले सकता है, ठीक है ना। आगे, नागरिकता के रिगार्डिंग कानून कौन बनाएगा? संसद ही बना सकती है, और कोई कानून बनाने का काम ही किसका है? और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है। राज्य अपनी नागरिकता घोषित नहीं कर सकते। यूं नहीं बोला है कि बिहार का नागरिक कहीं और नहीं जाएगा या ऐसा कुछ। हाँ, लेकिन राज्य रिजर्वेशन कर सकते हैं घोषित। जैसे हरियाणा में एक रूल निकला है कि हरियाणा में जो नौकरियां निकलेंगी, सरकारी नहीं प्राइवेट भी, वो 70% हरियाणा के नागरिकों के लिए होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज है, ये कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा, इसको लिख लो आप लोग। एक पॉइंट है दोनों दोनों। क्या भारत, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप इन अमेरिका, ठीक है। और दूसरा, पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। दोस्त, हाँ जी, हाँ जी, अगर एक्चुअली मैं बताऊं दो लेने का कारण क्या है, वहां पे ना दो देशों के ना होकर के ना, एक्चुअली जिसे देखो सुनो, बहुत सारे देश मिलके वो बनाते हैं ना, अमेरिका बनाते हैं, यूएसए बनाते हैं। तो मान के चलो मैं यहाँ कैलिफोर्निया में रहता हूँ, तो मेरे पास कैलिफोर्निया की भी रहेगी और मेरे पास पूरे सेंटर की भी रहेगी। ऐसा सीन है वहां पे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली इसका वहां पे सेंटर का हिसाब अलग है, स्टेट का हिसाब अलग है, ठीक है। देश है ना अलग अलग, वो कहानी अलग अलग उनकी। लेकिन आप इतना ही रखो, इसमें इतना डिप्थ क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। आपको पता है कुंभ का मेला कितने सालों पे लगता है गाइस? 4 सालों पे, 4 सालों पे लगता है ना। और अमेरिका का चुनाव भी कितने सालों पे होता है? 4 सालों पे। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। भारत में चुनाव 5 सालों पे होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग इस, देखो सुनो, जब देश आजाद हुआ तो नागरिकता के नए नए कानून बने थे। वो उस समय ठीक थे, क्योंकि उस समय कुछ लोग पाकिस्तान से आए थे, कुछ लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे। तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि जो लोग पाकिस्तान से आएंगे उनको हम नागरिकता देंगे, है ना। ऐसा आर्टिकल 5, 6, 5 to 11 है ना ये। तो देखो 5 में क्या है, संविधान में प्रारंभ, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता मिलेगी। मतलब जिस दिन से संविधान लागू हुआ उस दिन से जो भारत में होगा वो भारत का नागरिक हो जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार दिए गए, जो पाकिस्तान से यहां से आए माइग्रेट होकर के, ठीक है। अनुच्छेद पाकिस्तान को पाकिस्तान से आने वाले कुछ विशेष लोगों को भी नागरिकता दी है, ये भी अलग, एक अलग है, इसको तो स्किप कर दो।
अगला क्या कह रहा है आपका आर्टिकल आर, भारतीय मूल के व्यक्तियों के अधिकार, ठीक है ना। आर्टिकल 9 कह रहा है आपका विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का ना होना। ये वही वाला है, जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है जो बाहर की नागरिकता ले ले रहा है ना, मतलब अपनी इच्छा से क्या ले ले रहा है, वो दूसरे देश की सिटीजनशिप मैंने ले ली। अच्छा एक बात, वेटिकन सिटी का मैंने लिया था क्या सिटीजनशिप? वो तो उन्होंने अपनी सुरक्षा से दिया ना, कि कहा ना कि वेटिकन सिटी का जो नागरिक होगा पूरे देश पूरी दुनिया का कोई भी बंदा वेटिकन सिटी का क्या होगा, सिटीजन होगा। तो ये मैंने नहीं लिया, ये तो वो दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, जो भारत का नागरिक खुद से ले बाहर की नागरिकता है ना, वो क्या होगा फिर, वो भारत का नागरिक नहीं होगा, वो ये चीज है। ठीक है, आर्टिकल 10 नागरिकों के अधिकारों, ठीक है, का बना रहना, एक तरह से वो बने रहे एक तरह से। ठीक है, आर्टिकल 11 संसद द्वारा नागरिकता के को रिव्यू करना। अब देखो जितने भी आर्टिकल है इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि देखो अब जैसे आर्टिकल 6 की बात करूं मैं, अगर वैसे तो पुराने टाइम पे क्वेश्चन इसके पूछा था, लेकिन अब नहीं। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों को नागरिकता देंगे। अब कौन पाकिस्तान से आएगा, इतने साल हो गए। अब हमने अपने आर्टिकल में साफ, अब देखो सुनो, वर्तमान में चल रहा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, है ना, वो जो NRC चल रहा था लॉकडाउन से पहले, याद करो, शाहीन बाग वगैरह में, है ना, अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो अभी नागरिकता का लेटेस्ट क्या चल रहा है, अधिनियम 2019 चल रहा है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखो, ये जो आएगा एग्जाम में वो आपका ये है, यहाँ पे देखो सुनो, भारत में अगर किसी को नागरिकता चाहिए तो वो इसी एक्ट के थ्रू ले सकता है। ये एक्ट कब बना, 1950, लेकिन इसमें कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और आखिरी बार 6ठी बार हुआ है अमेंडमेंट। ठीक है ना, और इसमें साफ लिख दिया कि भारत अपने किसी भी पड़ोसी देश को वो नागरिकता नहीं देगा, साफ लिखा है। मतलब हम बांग्लादेश से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले और बाकी अन्य किसी देश से आने वाले, स्पेशली किसी भी उसको, इसलिए सीमा भाभी पहले गई दुबई, फिर दुबई से भारत आई, वो जो लप्पू से सचिन के पीछे आई थी, देखा था ना आप लोगों ने, समझ पा रहे हो आप लोग? भारत में घुसने की आजादी नहीं है, मतलब घुसने की आजादी नहीं, मतलब इनको नागरिकता की प्रॉब्लम है, इनको नागरिकता नहीं मिल सकती। अब कुछ लोगों ने कहा सर अदनान सामी को क्यों दे दिया, तो अदनान सामी पाकिस्तानी नहीं है, अदनान सामी के पिता पाकिस्तानी है, उनका खानदान पाकिस्तानी है, लेकिन अदनान सामी के पास कनाडा की नागरिकता है। और जब उसने अप्लाई किया तो उसके पास किसकी नागरिकता थी, कनाडा की, तो वो पाकिस्तान का तो हुआ ही नहीं, इसलिए हमने उसको नागरिकता दी है। 2014 के आसपास उसको नागरिकता, जानते हो ना अदनान सामी, मोटा सा था, पतला हो चुका भाई वो, और असली देशभक्त है, मैंने देखा ट्विटर पे लड़ जाता पाकिस्तान जो अकेले ही। ठीक है, ये लिख लो आप लोग, लिखो करंट में किसके थ्रू इसको कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अभी वर्तमान में नागरिकता किसके थ्रू दे रहे हैं हम लोग, इसी एक्ट के थ्रू दे रहे हैं। नहीं नहीं वो नहीं लिखना है, वो यूजफुल नहीं, कोई काम, कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको इसका। क्वेश्चन ही देखो सुनो, नागरिकता से एक ही क्वेश्चन आता है, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ है भारत में, भारत में कौन सी एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता, ये घूम घूम के आता रहता है क्वेश्चन। हाँ ये अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है बार बार, हाँ मेन वही है। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि 2019 का जो ये नागरिकता संशोधन है गाइस, ये एक्चुअल कब बना था, ये क्वेश्चन भी बन जाएगा आपका, बना हुआ है। एक बार क्या हुआ, मैं एक मॉक टेस्ट दे रहा था, मॉक टेस्ट क्या, मैं एग्जाम देने गया हुआ था, एग्जाम में पूछा था कि बताओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट कब बना, मुझे नहीं पता कब बना, मैंने एग्जाम में छोड़ दिया क्वेश्चन। फिर एग्जाम जो है ना, वो ये जू देखा ना अपना, दिल्ली जू, चिड़ियाघर, उसके पास में ही सेंटर पड़ा था, मैंने कहा चलो चिड़ियाघर घूम लेते हैं, एग्जाम तो हुआ नहीं बढ़िया, तो मैं चिड़ियाघर चला गया। वहां पे घुसते लिखा था कि अगर तुमने बंदरों को मूंगफली खिलाई तो वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के तहत तो पनिशमेंट दी जाएगी। 1900, तब मुझे पता चला कि पहले जू घूमना था फिर एग्जाम देना था, क्योंकि उस जू घूमने में जो एक्ट का नंबर था 1972 में बना ना एक्ट, तो वो फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक नंबर बनते मेरे। 1972 में और भी कुछ हुआ था, इंदिरा गांधी ने टाइगर को रिजर्व करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चलाए थे, मतलब ये जो जानवरों को लेकर जो अवेयरनेस चली थी वो उसी समय चली थी। यस यस यस।
क्या? हाँ 6 बार हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। नहीं कब कब तो नहीं हुआ, लेकिन याद रखना लेटेस्ट वाला और ये याद रखना, और 6 बार याद है। नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ क्या मतलब? देखो सुनो, जब 1947 में देश आजाद हो गया तो उस समय हमने नागरिकता को लागू कर दिया, फिर हमें जरूरत पड़ी 1955 में, है ना, तो हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे उसमें। सबसे पहली बार ये कानून कब आया? उसके बाद वो जो कानून धीरे धीरे जो पुराने वाले थे ना, आर्टिकल 5, 6, 7 वाले, वो क्या हो गए, रद्द होते चले गए अपने आप ही। अब उनको कोई खास यूज नहीं रह गया। क्या है? नहीं इसको चेंज कर दो। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गाइस आर्टिकल सिटीजन। अच्छा हाँ, ये जो नागरिक, भारत एक बढ़िया देश है भाई। हम अपनी नागरिकता के कुछ जो फ्रूट्स है ना, वो बाहर के, देखो सुनो, अनुच्छेद देखो सुनो, हमारे देश में जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 है, ये इसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं ना, तो ये वो राइट्स हैं जो हम भारतीयों को देते हैं, सिर्फ भारतीयों को, ठीक है ना, सिर्फ भारतीय को। लेकिन जो हमारे दूसरे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके अलावा और भी तो है ना, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक तो सारे फंडामेंटल राइट्स ही हैं, है ना, 12, 13, 14, 15, 16, उसमें ये वाले किसको हो? ओनली फॉर इंडियंस। लेकिन ये वाले जो आर्टिकल्स हैं, कौन से? 14, 20, 21, 21 से 22, 23, 24, 25 से, ये भारतीयों के साथ साथ किसको प्राप्त हैं? विदेशियों को भी। अगर कोई विदेशी यहाँ पे स्टक हो जाता है, फंस जाता है, तो वो इस फंडामेंटल राइट का प्रयोग ठीक कर सकता है। और फंडामेंटल राइट का प्रयोग करने का मतलब आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो, या सीधे जा सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो लिख लो आप इसको, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 इज ओनली फॉर इंडियंस, ठीक है, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स। और आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, अब देखो कोई पूछेगा 21A क्या है भाई? फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। मान के चलो किसी विदेशी को मार देगा कोई यहाँ पे, तो छोड़ देंगे क्या हम उसको? तो पनिशमेंट तो लगेगी ना, तो इसलिए हमने इसको दे दिया समझदारी के साथ। यहां तो हम जानवरों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। जज साहब कह रहे हैं इतने छोटे पिंजरे में तो मुर्गों को रख क्यों रहे हो? काटना ही है तो थोड़ा बड़े पिंजरे में रखो, फ्रीडम तो होनी चाहिए। समझ पा रहे हो आप लोग? कुछ दिन पहले जज साहब ने कुछ काट दो, लेकिन कोई जगह बड़ा पिंजरा होना चाहिए यार, तमीज से। लेकिन नहीं, जज साहब ने जजमेंट में दिया, मैंने पढ़ा था। तुम्हें नहीं पता, जज भी तो कभी कोई नियम बढ़िया देते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज थे, उन्होंने ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट के जज को अरेस्ट करके लाओ। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज ने ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अरेस्ट करके लाओ, तो कलकत्ता पुलिस गई अरेस्ट करने, क्योंकि जाना पड़ेगा। ठीक है, इधर सुप्रीम कोर्ट के जज जो है, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड, है ना। इस देश का सबसे बड़ा न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट ने उन पुलिस वालों का पहले तो मेडिकल, ये ब्रेन का जांच करवाया उनके, ठीक है, और उसके बाद उस कलकत्ता हाईकोर्ट के जज को अरेस्ट का ऑर्डर दिया। वो भाग गया, फिर वो छोड़ के कलकत्ता। ये रियल बात बता रहा हूँ मैं आपको, रीसेंट ईयर्स की। ठीक है, वो सन की था, जज ही सन की था शायद, पता नहीं, अजीब अजीब जजमेंट दिया जा रहा था। पटना की बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक क्रिमिनल ने एक महिला के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया, उसको गांव की 2000 औरतों के कपड़े धोने का ऑर्डर दे दिया। ऐसे ऐसे जजमेंट पास होते हैं, ये जजमेंट है। नहीं वो किसी वो तो न्यूट्रल है। तो 70 उपाधियां हैं, है ना, तो उपाधियां तो अलग चीजें है, वो तो अलग कहानी है। वो दोनों के लिए भी आ सकती है, सिंगल के लिए भी आ सकती है। जैसे मान के चलो हमने भारत रत्न है वो किसी बाहर वाले को दे दिया, नेल्सन मंडेला को या किसी और को दे दिया, इस तरीके से अंत कर कुछ फील्ड में। वो फिर देखो सुनो, उपाधियां जो अंग्रेजों ने दी थी ना, जैसे सर की उपाधि, जैसे सर विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक बोलते थे, है ना, तो ये सब है। लेकिन हमारे पास कुछ उपाधियां हैं। कौन सी उपाधियां हैं ऐसी? जैसे कोई मान के चलो भाई ने मेहनत की और सीए बन गया, अपने नाम के आगे सीए लगा लेगा, इंजीनियर लगा लेगा, डॉक्टर लगा लेगा। अगर कोई सैनिक पद पे है तो मेजर, ब्रिगेडियर, कर्नल लगा लेगा, है ना। तो शैक्षणिक उपाधियां हैं, आर्मी की उपाधियां हैं, और भारत सरकार द्वारा दी गई उपाधियां, जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण। इसके अलावा कोई और उपाधि नहीं।
आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, अब देखो ये लिखना नहीं है आपको, लेकिन ये अभी 2019 में जो हुआ था ना उसके रिगार्डिंग है। क्या 19 में हुआ था भाई? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का संशोधन हुआ। और आपको पता है 2019 से पहले ये जो एक्ट था ना, इसमें साफ लिख दिया गया था कि हम अपने पड़ोसी देशों से बिल्कुल भी किसी बंदे को आने नहीं देंगे यहाँ पे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, इसने देखा कि जो जैनिज्म है, जो बुद्धिज्म है, जो हिंदूज हैं, जो पारसी हैं, अदर देन मुस्लिम्स, वो वहां पे उनकी संख्या क्या हो रही है? लुप्त हो रही है। तो उन्होंने उनके लिए दरवाजे खोल दिए। किस अमेंडमेंट के थ्रू? इसलिए जो शाहीन बाग में लोग बैठे थे उनको लगा कि ये तो मुस्लिमों के खिलाफ है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट कर दिया तो कोई भी आ जाएगा। उन्होंने रूल, अब वही तो बात है ना, बिना पूछे कर दिया। ध्यान से देखना आप लोग, ये रूल पढ़ो जरा, आपको क्या कह रहा है क्या, जो ये अमेंडमेंट हुआ था 1955 में, इसमें लोगों को ये लगा कि 2019 से सरकार ने ये कहा कि जितने भी पारसी मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम वे सब हैं वो आ जाएंगे, अदर देन मुस्लिम। अब लोग भाई कोई भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। जो 2014 तक आके बैठे पड़े ना इस देश में बेचारे, उनको मिलेगी। अभी रिसेंट में कुछ दिन पहले ही 10, 20, 50, 100 को दिए बस, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दिए जा रहे, आए जा रहे लोग दिए, ऐसा कुछ ही नहीं है। 2014 के बाद जो आया है पाकिस्तान से, उसको नागरिकता ये सुविधा नहीं है उसके लिए। 2014 से पहले से जो बैठा हुआ उसके लिए सुविधा है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि कोई भी आगे तो किसी को भी दे रहे। समझ पा रहे हो आप लोग इस चीज को? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। देखो 7 शरणार्थियों को जो ना, 7 शरणार्थियों को दिया है 2019 में, 20 दिसंबर, 7 लोग, गिने चुने लोग। ऐसा नहीं कि कोई भी दे रहे हैं, बल्क में दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो आप लोग। अच्छा गाइस, अब आगे नागरिकता मिलती कैसे कैसे भाई? जन्म के आधार पर, है ना, वंशानुगत, है ना, आपके पिताजी यहाँ पे जन्मे, आपके पिताजी के पिताजी यहाँ पे, उस आधार पे, ठीक है। पंजीकरण करके आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है आपका। प्राकृतिक द्वारा, मान के चलो आप कोई पाकिस्तान में या कोई भी ऐसे जमीन का टुकड़ा जो पाकिस्तान में था, वो किसी कारण से नेचुरल डिजास्टर या किसी क्लैमिटी की वजह से भारत में आ जाता है, ठीक है ना, तो प्राकृतिक द्वारा वो हो सकता है। या फिर क्षेत्र सम्मिलित पे, है ना, मान के चलो हमने कल को पीओके पे अटैक किया और उसको हमने क्या कर लिया? जीत लिया। तो वहां का जो नागरिक होगा वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है ना। तो लिख लो आप लोग। कितने टाइप हो गए हमारे? ये 3, 2, मतलब नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, ठीक है। नंबरिंग पूछ लेगा आपसे। नागरिकता को प्राप्त करने के तरीके, हो गया डन? चलो आ जाओ। खोने के क्या तरीके हैं? 3 तरीके हैं गाइस। आप खुद से अपनी नागरिकता को त्याग कर दो, ठीक है, या टर्मिनेट हो जाए, या फिर आपको वंचित कर दिया जाए, आपसे नागरिकता छीन ली जाए। टर्मिनेशन बाय कोर्ट भी हो सकता है किसी कारण से, ठीक है। लेकिन आप 3 तरीके याद रखना, इससे क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। पाने के 5 तरीके हैं, खोने के 3 तरीके हैं, टोटल याद रखना। वो जहां से, देखो सुनो, एक बात बताओ मुझे, क्यों छीनेगी गवर्नमेंट? वो यहाँ का नागरिक नहीं होगा, ठीक है।
सबसे बड़ा रीजन तो यही होगा। तो वो जहाँ का नागरिक होगा वहां जाए, फिर अपना देखे, ठीक है। और अगर छीनती है तो क्या करेगी, उसको जेल में डालेगी फिर, ठीक है। उस पर जासूसी का मुकदमा या इस तरह की चीजें होंगी फिर, ठीक है। पर इधर मतलब खुद से आप छोड़ दो। हो गया, आगे बढ़े। चलो आ जाओ, नेक्स्ट पे चलते हैं। नागरिकता में और क्या भाई, ये सब तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट लिखो आप लोग, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक मूलभूत कर्तव्य। कौन से भाग में ये? भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में ये, और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। हम लोगों ने इस क्लास की शुरुआत की थी ये बोलते हुए कि संविधान बनाने वाले बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। सोचो, नागरिकता के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में संविधान बनने से पहले ही चर्चा हो रही है। कब? 1928 में। संविधान का पता नहीं, लेकिन कहा कि जब संविधान बनेगा मूल अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना। नेहरू ने बनाई, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? नेहरू रिपोर्ट कह रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, 1928 से पहले भी डिस्कशन हो चुका है 1921 में। 1921 का जो कराची अधिवेशन था, कराची अधिवेशन किस चीज का अधिवेशन? कराची अधिवेशन किसका? गाइस ध्यान से सुनना आप लोग। 1985 में ना एक अंग्रेजों ने एक संस्था बनाई। उन्होंने कहा कि यार ये इंडियंस बड़े परेशान रहते हैं, तो उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसपे इंडियंस आकर के अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। और उस संस्था का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या नाम था उसका? ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब ध्यान से, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं। ये वही कांग्रेस है जो आजकल राहुल गांधी चला रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब बहुत हालात चेंज हो चुके हैं। दूसरी बात ये, इसकी स्थापना कब हुई है? 1985 में। इसका इसका संस्थापक, इसका फाउंडर कौन है भाई? इसका संस्थापक है A.O. ह्यूम। कौन है इसका फाउंडर? A.O. ह्यूम। अब जैसा कहना चाहो वैसे, संस्थापक ये, इसका फाउंडर है ये। उपज का मतलब संस्थापक, चाहे जो मर्जी था ये। वैसे ये था गवर्नर, अंग्रेजों का गवर्नर था ये, सरकारी क्या नाम है ये, अंग्रेज था ये, ठीक है ना। और इलाहाबाद का गवर्नर भी रह चुका है। इतना डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। संस्थापक पूछेगा तो कौन टिक करना है? A.O. ह्यूम। बात खत्म हो गई इससे, ठीक है। और गवर्नर था, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया, एक रूल बनाया कि हम हर साल जो है ना, इसका क्या करेंगे, अधिवेशन करेंगे, सेशन करेंगे, ठीक है। और ये जिस जगह पे करते थे उसका उसका नाम दे देते। जैसे कराची में किया तो कराची सेशन हो गया, ठीक है ना। कलकत्ता में किया तो कलकत्ता सेशन हो गया। तो इनका जो पहला सेशन था ना गाइस, ये कहां पे हुआ? ये हुआ मुंबई में। और पहला था तो जरूरी है, इसमें कितने लोग आए टोटल? 72। और उस पहले सेशन का जो चेयरमैन था, पहला अध्यक्ष जिसे कहते हैं, पता कौन था? उसका नाम था व्योमेश चंद्र बैनर्जी। क्या नाम था? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। संस्थापक कोई और है, और ये इसका जो चेयरमैन है उस साल जो लीड करेगा वो अलग है। फिर इसमें पूछा जाता है कि इसका पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, इसका पहला मुस्लिम लीडर कौन है, जिसने पहला मुस्लिम जिसने इसको लीड किया। देखो हर साल जो इनके सेशन होते हैं, एक होता है ना जो स्टेज पर इन सबको कंट्रोल करेगा, गाइड करेगा, लीड करेगा, वो उसकी बात कर रहा है, पहले चेयरमैन की बात कर रहा है। तो पहले मुस्लिम की अगर मैं बात करूंगा तो पहले मुस्लिम थे इसके बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम था? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना। दूसरा, अगर मैं कहूं पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो आप कह देना जॉर्ज यूल। क्या नाम था? जॉर्ज यूल नाम था। अगर कोई पूछे पहली महिला, भाई बातें नहीं करो प्लीज, अगर कोई कहे पहली महिला कौन थी, तो आप कह देना एनी बेसेंट। क्या नाम थी? एनी बेसेंट थी। लेकिन आपसे कोई पूछे कि पहली भारतीय महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आप कह देना सरोजनी नायडू। कौन थी?
सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे महात्मा गांधी कब बने, तो कहते ना बेलगांव अधिवेशन, ठीक है ना, 1929। बेलगांव एक जगह है ना, वो जो गोवा के, आई थिंक शायद 29 ही है। हाँ एक ही बार बने, हाँ एक ही बार बने, ठीक है। चलो ठीक है, बेलगांव अधिवेशन 1900 जो भी है अभी देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ये जिसकी बात कर रहा है कराची अधिवेशन, ये क्या कौन सा है, आईएनसी की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो आईएनसी का 1921 में कराची में सेशन हुआ, ठीक है। और कौन लीडर था उस समय, सरदार वल्लभ भाई, जैसे ये लीडर थे वैसे ये भी लीडर थे। और इन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मूल संविधानों की मांग की, मतलब जो ये कांग्रेस के लीड का, तो कांग्रेस क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो हमारी जनता की आवाज को पहुंचाएगा कहां तक, ब्रिटेन की संसद तक। तो पहली बार वहां पर जिक्र हुआ, ठीक है। अच्छा, कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रारूप ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो लिख लो आप इसको। पहला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भारत में पहली बार मूल अधिकारों का जो प्रोविजन है वो 1928 नेहरू रिपोर्ट में सबमिट हुई। हाँ तो मैंने क्या लिखा, 1985 लिख दिया, ओहो 100 साल की तो बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। एक दो 100-200 साल से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एग्जाम में। ड्राफ्ट रिपोर्ट बनी थी, रिपोर्ट उन्होंने अपनी बनाई थी, मतलब फंडामेंटल राइट्स नहीं बने थे, उसकी अपनी रिपोर्ट बना, सॉरी हाँ हाँ अपने हिसाब से उन्होंने रखा कि कैसा कैसा होना चाहिए या होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए। वो तो बना तब जब हमने अपना संविधान बनाया, तो हमने फंडामेंटल राइट्स को कहां से लिया भाई, मूल अधिकारों को कहां से, किस देश से लिया गया है, मूल अधिकारों को कहां से लिया गया है। अधिकारों की बात हमेशा कौन करता है, अमेरिका करता है, ठीक है। तो यूएसए से हमने इसको लिया है, इसको बनाया है। कर्तव्यों की बात कौन करता है, रूस करता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली हमने, यूएसएसआर रूस से ली है। हो गया, आगे बढ़ जाए भाई। हो गया भाई, डन। चलो भाई आ जाओ, हो गया। अगला अगला तो कुछ है नहीं, ये तो ईडीएम में हिस्ट्री का पार्ट है, लिखना है इसको, लिख लो। वैसे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहो तो। पीडीएफ तो भेज जाएगी, पीडीएफ वितरण समारोह व्हाट्सएप के ग्रुप में किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया, देखो इसको। चलो आ जाओ, बातें नहीं, अरे बातें नहीं प्लीज, आ जाओ, चलो देखो भाई, बातें नहीं प्लीज। किसकी, नहीं हाँ वीडियो भेज दूंगा, आप काम करना, चलो बातें नहीं करो अभी प्लीज, आ जाओ। अब बात करते हैं गाइज
इसकी क्या कहते हैं, संविधान के भाग 3 की, ध्यान से सुनना गई, संविधान, ये पहले लिखना आप लोग, संविधान के भाग 3 जो है हमारा, इसको हम लोग भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या होता है गाइस? देखो कहीं से जब हम कोई चीज उठाते हैं ना, तो अगर हम डिट्टो उठा लें, ध्यान सुना, हमने ये कहां से उठाया है? अमेरिका से उठाया है, ठीक है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं गाइस। एक्चुअली में मैग्ना कार्टा पता क्या क्या होता है? मैग्ना कार्टा होता है, इंग्लैंड के जो राजा थे ना, उन्होंने 1200 ईस्वी में कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए, ठीक है ना, उसी को मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा मतलब जो किसी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल फॉर्म है, ये समझो आप लोग, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा, मतलब कि जो नेहरू ने रिपोर्ट में बनाया कुछ वैसा, कुछ अमेरिका से लेकर के हमने इसको कर लिया। लेकिन आप ये याद रखना कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं हम लोग? तो भाग 3 को कहते हैं। और ये कहां से कहां तक है? 12 से, ये तो लिख ही चुको आप लोग। अच्छा एक चीज और, ये है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल। मैंने कहा था मौलिक अधिकारों में दिक्कत आएगी तो आप कहां जा सकते हो? या तो हाई कोर्ट, है ना। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्लोगन्स लगे थे, एंटी इंडिया स्लोगन्स, आज से कई साल पहले, याद होगा शायद, जिसमें एक व्यक्ति का नाम बड़ा फेमस आता है, आजकल चुनाव भी लड़े थे, वो कांग्रेस से हार गए थे, कृष्णा या कुछ ऐसा नाम है, मेरे कोई नाम याद नहीं आ रहा। क्या नाम था? के से नाम था ना वो भी कुछ, कन्हैया कुमार। भाई साहब जेएनयू में एंटी स्लोगन्स ना, एंटी इंडिया स्लोगन्स में भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसमें उसका नाम आया और वो बंदा गया कहाँ? सुप्रीम कोर्ट, कि मेरे को बोलने की आजादी पे मेरे को ले लिया, है ना, पुलिस वालों ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हें डेकोरम नहीं पता, पहले हाई कोर्ट जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट आओ। तो पहले हाई कोर्ट गया, ठीक है ना, वहां से उसको मिलना चालू अरेस्ट, ठीक है। तो आप वैसे ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हाई कोर्ट ही जाए, ठीक है ना, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, वो सुप्रीम कोर्ट के मूड के ऊपर है। मैंने कहा ना जज होते हैं ये, और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को बार चेंज करता रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुप्रीम जो भाग 3 है ना, इसको न्यायालय द्वारा इसको क्या प्राप्त है? इसको प्रोटेक्शन प्राप्त है, इसको न्यायालय संरक्षित करता है। ध्यान रखना, संविधान का गार्जियन कौन? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। संविधान की व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई प्रॉब्लम होगी तो कहां पे जाएंगे हम सीधे? अगर 2 स्टेट आपस में भिड़ जाए तो कहां जाएंगे? तो जितने भी बड़े मुद्दे वो कहां जाएंगे? अगर वो हाई कोर्ट में जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो 20 साल तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहेंगे, 40 साल वो हाई कोर्ट में रहेंगे, 60 साल वो सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। समझ रहे हो आप लोग कितना जाएगा मुद्दा वो? ये चक्कर है। तो ये पहला पॉइंट लिख लो आप लोग, और ये तो खैर लिख ही चुके आप लोग, ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको इन शॉर्ट लिख लेना, फंडामेंटल राइट तो मैं आपको बता ही चुका हूं, पार्ट 3 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स, रिमोट नहीं यार मेरे पास, सॉरी। लिखो इसको फटाफट, लिखो, आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़े? नहीं लिखा क्या? हो गया, डन। चलो आ जाओ, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 पता है क्यों लिखवा रहा हूँ? आज से पहले नहीं लिखवाया कभी, मतलब इस बैच 1-2 बैचेस में पिछले भी लिखवा चुका हूँ, इसलिए लिखवा चुका हूँ क्योंकि आर्टिकल 12 पूछ लिया है पेपर में, जबकि हम शुरुआत ही आगे से करते हैं 19 से कम से कम, ठीक है ना। क्या कहना चाह रहे हैं? राज्य की परिभाषा है, ठीक है ना, भारत सरकार और संसद, राज्य की सरकारों और विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य अधिकारी। देखो बात कर रहे हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स के अधिकारों की, है ना। तो उसमें हमने राज्य की डेफिनेशन भी किसमें रख रखी है? 12 में, ठीक है ना। और भारत सरकार और संसद और राज्य सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय पदाधिकारी और अन्य अधिकारी, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ है?
12 में, ठीक है ना। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है हमारा, मूल अधिकारों के असंगत कानूनी नियमों और उपनियमों की परंपरा इत्यादि का, ध्यान सुना, अगर मूल अधिकारों से रिलेटेड कोई ऐसा कानून है जो अनरिलेटेड है, अनरिलेवेंट है, उसको हम हटा सकते हैं किस आर्टिकल के थ्रू, ठीक है, एबोलिशन ऑफ लॉज, है ना। और ऐसे लॉ जो कि हमारे काम के नहीं है और फंडामेंटल राइट्स है, वो किसके थ्रू हटा सकते हैं, क्योंकि ये नहीं लिखेंगे ना तो सरकार अगर अमेंडमेंट करने जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा तुम फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर रहे हो, तुम तो देश के नागरिकों के दुश्मन हो, क्योंकि अधिकार तो आपको कम से कम बताते हैं ना। शिक्षा सदन का ना एक दूसरा ग्रुप भी है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, अब उसमें मैं लोगों को ऐड नहीं करता, पुराना ग्रुप है काफी, उसमें 150-200 लोग हैं, उसमें कुछ बहुत पहुंचे हुए लोग भी हैं। उसमें एक वकील साहब है, लॉकडाउन में जब मैं फ्री था, जब लॉकडाउन लगा ही था और इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो ऑनलाइन पे वो वो नहीं होता था, कौन सा वो मीटिंग ऐप यार जिसपे जूम पे क्लास ली, वो ले नहीं पाया तो बंद कर दिया। तो एक दिन क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो ध्यान रखना, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है, और उसको ऊपर कर दिया था इंदिरा गांधी ने, और ये वाकई ऊपर है। आपको खुद सोचो क्यों ऊपर ना हो भाई फंडामेंटल राइट का मतलब होता है आप इस देश के नागरिक हो तो आपको बोलने का अधिकार है, आपको कहीं जाने का अधिकार है, ये तो बेसिक चीजें हैं। और डीपीएसपी में क्या कह रहा है कि राज्य कोशिश कर रहा है कि आपको फ्री बिजली मिले, ये तो ऊपर की चीज होगी ना थोड़ी सी, बोलने का अधिकार तो है ही है। राज्य कोशिश कर रहा है कि आपको फ्री बिजली मिले, फ्री पानी मिले, अच्छा हॉस्पिटल मिले, अच्छा कॉलेज मिले, है ना, बिल्कुल कुछ भी आपको टैक्स ना देना पड़े तो भी आपका बढ़िया चले काम, ये है आपका डीपीएसपी, इससे डीपीएसपी सुपीरियर है, ये कहानी है। तो फंडामेंटल जो है ना बेसिक नीड है, जैसे होता नहीं है जीने के लिए क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी, है ना, लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर किसी को बटर चिकन मिल रहा है या कढ़ाई पनीर मिल रही है तो ये डीपीएसपी क्या एक तरह से कढ़ाई पनीर का काम कर रहा है कि जितना बढ़िया मिल सके दो अपने नागरिकों को, नहीं तो कम से कम फंडामेंटल राइट तो है ही, किसी की जान तो कोई नहीं ले सकता, बोलने का अधिकार है ही, राज्यों में जा सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ध्यान रखना आप लोग, अगर आपको कोई कढ़ाई पनीर देने की कोशिश कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आप नहीं दे पा रहा तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, समझ आप लोग। लेकिन अगर मान के चलो मैं से 2 वक्त की रोटी छीन लूं भाई से, फिर तो इसका अधिकार जा रहा है ना, फिर तो बात बहुत ही ज्यादा अटैकिव हो जाएगी, तो न्यायालय जा सकता है। तो ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स पे अटैक होगा तो आदमी कहां पे जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी पे अटैक होने पे न्यायालय, वरना अगर न्यायालय जाता तो राजस्थान वाले लोग नहीं जाते कि यार दिल्ली वालों को फ्री में पानी मिल रहा है, फ्री में बिजली मिल रहा है, हमें भी दो, ठीक है ना, ये समझो आप लोग। तो डिफरेंसेस है इनके बीच में। तो कोई भी ऐसा रूल है जो कि क्या हो फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड ना, उसको हम कहां पे कर सकते हैं, मैंने ये रखा है लेकिन आपको पूरा नहीं छापना है, आप बस एक हल्का सा लिख लो आप लोग कि राज्य की डेफिनेशन है, ये सब कुछ है ना। और आगे देखो आप लोग, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, चलो इसको शॉर्ट में लिख लो आप लोग, इसको शॉर्ट में लिख लेना, आर्टिकल 12 लिख लेना आप लोग, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, सेंटर, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। डेफिनेशन ऑफ क्या, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज, शॉर्ट में लिख लेना आप लोग। और 13 का लिख लेना आप लोग, मूल अधिकारों से असंगत कानूनों का निर्मूलन, निर्मूलन मतलब उनको हटा देना, एबोलिशन ऑफ, एबोलिशन ऑफ, एबोलिशन ऑफ लॉज, रूल्स, ठीक है, इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल, मतलब अगर कोई ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि उसके रिलेटेड नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अगर ये रूल ना हो ना तो सरकार अमेंड नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट को, सुप्रीम कोर्ट अमेंड करने ही नहीं देगा। आंसर की सीजल की बढ़ा दी है डेट भी, 8 तारीख कर दी है। नहीं, सीजल की आंसर की जो थी ना वो 8 तारीख तक आप देख सकते हो जिन्होंने एग्जाम दिया था। इसका 15, इसी 15 को रिजल्ट है। अरे सर एक बात बताओ, इतनी जल्दी दे रही है कि कम है?
ऑफलाइन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने सारे बच्चों का है, इन्होंने ऑफलाइन में चेक कैसे किया हो, कहीं हंगामा ना हो जाए इस पे भी। 48 लोग पहुंचे थे, बाप रे। देखो क्या होता है। भाई देखो जिसको जरूरत है वो तो जाएगा। आओ भाई देखो सुनो, हमारे टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? कितने मूल अधिकार हैं भाई? मूल अधिकार कितने हैं हमारे पास? 6 मूल अधिकार हैं। आपसे कोई पूछे कि वास्तव ओरिजिनल में कितने थे? 7 थे। एक था हमारा क्या, वो हमने हटा दिया ना, राइट टू प्रॉपर्टी। अब देखो मूल अधिकार का मतलब क्या होता है कि आपको वो सुविधा मिलनी चाहिए, है ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि हर किसी को 2 BHK फ्लैट दे, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया उसको, भारत जैसे देश में 2 BHK फ्लैट पॉसिबल नहीं था। तो देखो हमारे पास 7 हैं, उसमें से पहला है क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसको कहते हैं समानता का अधिकार, ये हमारा राइट है। और इसमें कैसी कैसी समानता थी, ध्यान सुना, समानता का अधिकार है ना। अब कैसी समानता? पहला, कानून के आगे सब बराबर होंगे, ठीक है। और कौन सी समानता इसमें, ये आर्टिकल क्या चीज, क्या आर्टिकल 14, वो कोई इशू नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लिखो आप लोग, हेडिंग लिख लो, पहला पहला हमारा फंडामेंटल राइट्स लिख लो आप लोग, राइट टू इक्वालिटी। आप ये शॉर्ट में लिख लेना कि ओरिजिनल हमारे पास कितने राइट्स थे, ओरिजिनल 7 थे। अभी करंट में कितने राइट्स हमारे पास? करंट में 6 है। एक कौन सा हटा दिया, एक रिमूव कर दिया, कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव कर दिया है, ठीक है। 74th अमेंडमेंट 1978, सॉरी 54th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, अमेंडमेंट 1976। नहीं 14 नहीं लगा, 7th। हाँ राइट टू प्रॉपर्टी थे ना, संपत्ति का अधिकार था। पंखा चला दूं? कोई नहीं, चला लो यार। हाँ चल रहा है, संपत्ति का अधिकार था सब। करे भाई, पहला क्या हमारा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसमें ना 2 आते हैं, 15 और 16 आ रहा है। देखो सुनो, इक्वालिटी कई तरह की गई। एक तो है कि कानून के आगे सब बराबर होंगे। दूसरा, एक बात बता मुझे, ये भी तो छुआछूत भी क्या है, असमानता को फैला रहा है ना, तो ये भी इसी में रखा हुआ है। मैंने पहली बार अपना एग्जाम दिया सीपीओ का 2012 में, उसमें क्वेश्चन आया था, अभी तक याद है मुझे, ठीक है ना। तो मुझे उस समय तो ये शब्द ही नहीं पता था क्या शब्द है, क्योंकि मैं भी कॉमर्स का था, पास हो गया, अपना आया था अंग्रेजी माध्यम से, शब्द ही समझ में नहीं आया। और आर्टिकल तो हम कुछ जानते ही नहीं थे, ठीक है ना। घर आके जब लूसेंट खोला तो पता चला ऐसी कोई चीज थी। तो अनटचेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? अस्पृश्यता, छुआछूत नहीं कहते इसको, आप बोलचाल की भाषा में बोल सकते हो, ठीक है। मतलब कि जो ये करेगा ना, छुआछूत करेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू उसको रोकेंगे। दूसरा हमारा क्या, आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। लेकिन इसमें कुछ उपाधियां हैं जो हमारी एकेडमिक उपाधियां, वो हम रख सकते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब। या कुछ हमारी आर्मी की उपाधियां, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, ये सब। या फिर भारत सरकार द्वारा दी गई उपाधियां, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब कुछ, ठीक है ना। ये सब इक्वालिटी वाले सेंस में रखा। फिर अगला आ गया हमारा क्या, राइट टू फ्रीडम। तो पहले इसको लिख लो आप लोग, कंप्लीट करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो कह रहे हैं ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ध्यान रखना हमारे देश में गाइस, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस आधार पे? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है ना, सेक्स के आधार पर, और प्लेस ऑफ, लेकिन प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर होता है। कोई बिहार से आया तो आप उसको बिहारी कहते हो, नहीं कहते। कोई नेपाल से आया तो आप उसको मोमोज कहते हो। जिसको भी मतलब जिसकी आंखें हल्की सी धसी हुई है, आप उसको कह रहे हो, ठीक है ना। जो हाल बिहारियों का यहाँ पे है ना, वही सेम मतलब बोलने चाल। वैसे मैं ही बिहारी हूँ, कोई ऑफेंड मत होना प्लीज। और यूपी में, ये महाराष्ट्र में जाओगे तो यूपी वालों का सेम वही हाल है, वहां पे भैया भैया बोलते हैं उनको। राज ठाकरे ने तो वो भैया का केक भी काटा था, ऐसे भैया लेके ऐसे तलवार से, मतलब कहना क्या चाहता था कि हम इनको क्या कर देंगे, ऐसे
भगा देंगे। ऐसे केसेस होते रहते हैं। आपको पता है आपकी मैसेज की लिमिट 100 मैसेज पर डे है। मुझे वो इंसिडेंट याद है कि कब से ये हुआ था। एक बार बहुत साल पहले ना, लगभग शायद पता नहीं कौन सी 14-15 की बात होगी शायद, या उससे पहले की, ये जो हैदराबाद वाला इलाका था ना, यहाँ से सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट को भगाया जा रहा था। उस समय जब व्हाट्सएप का उतना ट्रेंड नहीं था ना, लोग मैसेज ही फॉरवर्ड करते रहते थे, तो गवर्नमेंट ने इस पर रिस्ट्रिक्शन, वो रिस्ट्रिक्शन अभी तक चल रही है कि आप 100 मैसेज से ज्यादा नहीं भेज सकते एक दिन में। हाँ जी, लोक नियोजन, गाइस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या होनी चाहिए? समानता। तो भाई ये कैसे समानता है? कट ऑफ तो ऊपर नीचे जा रही है सबकी, है ना? तो इसमें एक्सेप्शनल केसेस भी है, वो हम देखेंगे आगे। अगर समानता होती तो सबकी कट ऑफ तो एक जैसी जानी चाहिए थी, लेकिन कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग जा रही है, जनरल की अलग जा रही है, ओबीसी की अलग जा रही है। वो हम आगे देखेंगे, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। अच्छा, आपको पता है सिर्फ समानता इसी की नहीं है गाइस, सिर्फ समानता क्या है इसी की नहीं है,